सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम जन संचार माध्यम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने प्रिंट माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम आरंभ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिनमें सबसे पहले हम रेडियो की विकास यात्रा के बारे में जानने जा रहे हैं। रेडियो का आविष्कार सन 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए किया। भारत में पहला रेडियो प्रसारण टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से सन 1921 में मुंबई में किया। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई और आकाशवाणी आज भारत की 24 भाषाओं में 46 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और देश के 96% हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। बरेली में आकाशवाणी का जो केंद्र है वह बदायूं रोड पर स्थित है। आशा है आप में से कुछ बच्चों ने वहां जाकर कार्यक्रम दिए होंगे और उन कार्यक्रमों का लाभ, जब हम उन कार्यक्रमों को सुनते हैं, उनका लाभ आपने अवश्य उठाया होगा। बच्चों, इस स्लाइड को यहाँ पर रोककर मैं आपको रेडियो की विकास यात्रा पर एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रही हूँ। इसमें साउंड आपको नहीं आएगी, केवल मैं बोलूंगी। सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक हिंदी यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। बच्चों, रेडियो भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय साधन है संचार का। टीवी की पहुंच आज भी देश के दूर दराज इलाकों में नहीं है, जबकि रेडियो की पहुंच आज दूर दराज इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में भी है। और जब से एफएम आया है भारत में, तब से हम ये देखते हैं कि शहरों में भी लोग रेडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, चाहे वह तापमान का हाल हो। ये देखिए पुराना रेडियो, सबसे पहले इन रेडियो को आप देखिए, इसमें किस तरह की ये बने हुए हैं। यहाँ पर सुई हुआ करती थी, इन्हें घुमाकर अलग अलग जो चैनल्स हुआ करते थे उन चैनल्स को सुना जाता था। रेडियो एक श्रव्य साधन है। श्रव्य का अर्थ होता है सुनने योग्य, जो सुना जाता है। ये कितनी प्रकार के रेडियो यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी तरह के रेडियोस हैं। ये आजकल हमें बाजार में और घरों में नहीं मिलते हैं। ये एक इतिहास है जो यहाँ पर इकट्ठा किया गया है रेडियो के बारे में। अब रेडियो का नया रूप आ गया है, ये डिजिटल रेडियो हैं। और अब बुश का ये नया रेडियो है। ये सब नए रेडियो, ये सारे डिजिटल रेडियो हैं। अब तो गाड़ी में भी, आप जब कार में बैठते हैं तो वहाँ भी आप रेडियो सुन सकते हैं, घड़ी के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी हम रेडियो सुन सकते हैं। और रेडियो के बारे में जो खोज थी, जो आविष्कार था, ये कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया। इन्होंने रेडियो की तरंगों को पकड़ने के लिए तरह तरह के साधन बनाए, उपकरण बनाए, लेकिन ये इनमें से कोई भी रेडियो को बनाने में सफल नहीं हुआ। इन्होंने एक के बाद एक, ये देखिए ओलिवर का नाम आया है यहाँ पर, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने काफ़ी हद तक रेडियो के निर्माण के लिए किस तरह से रेडियो तरंगे पकड़ेंगे। ये हर्ट्ज हैं। हर्ट्ज का नाम आप जानते होंगे, आपने अक्सर सुना होगा कि कौन से हर्ट्ज पर कौन सा प्रोग्राम आता है। तो हर्ट्ज का नाम आज रेडियो के दुनिया से और रेडियो के आविष्कार से जुड़ गया है, क्योंकि जो यूनिट है रेडियो की फ्रीक्वेंसी की, वह हर्ट्ज में नापी जाती है। तो ऐसे अनेक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रेडियो की तरंगों को पकड़कर और एक साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से ये सफल नहीं हुए। इन्होंने कई प्रकार की खोज की, कई प्रकार के शोध किए, रिसर्च की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। लेकिन सफलता का श्रेय जिसको जाता है वे हैं
काफ़ी हद तक सफल हुए भारत के जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने इस पर बहुत सारी खोज की और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी इसके बारे में। जगदीश चंद्र बसु की इन खोजों और इन शोधों, इन रिसर्च का फायदा हुआ जब रेडियो का वास्तविक निर्माण और चलन आरंभ हुआ, और इसका आरंभ माना जाता है, इसके पूरी तरह से आविष्कारक माने जाते हैं जी मार्कोनी। जी मार्कोनी ने पिछले कई वर्षों से जो शोध हुई थी, उन सभी शोधों को मिलाकर उस पर आगे रिसर्च करके रेडियो का आविष्कार किया, और आज हम रेडियो के आविष्कारक के रूप में जी मार्कोनी को जानते हैं। जी मार्कोनी ने आरंभिक जो रेडियो बनाया वह बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। इन गैजेट्स का उपयोग युद्ध के समय होने लगा, क्योंकि युद्ध में वायरलेस के द्वारा संदेश भेजा जाना बहुत आवश्यक होता था। तो युद्धों में इसका उपयोग हुआ, फिर धीरे धीरे यह घर घर में पहुंच गया, और आज हम देखते हैं कि रेडियो हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, हमारी गाड़ी में और हमारी जेब में, हमारे स्मार्टफोन के ज़रिए से पहुंच चुका है। तो रेडियो की ये जो विकास यात्रा है, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, रेडियो के विषय में आगे बढ़ते हुए एक बात आपको और बताना चाहूँगी, वह यह कि रेडियो एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य मतलब आप रेडियो को देख सकते हैं, लेकिन श्रव्य यानी उसको सुना जाता है। तो एक प्रकार से वैसे अगर हम ये कहें कि रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि दृश्य हमारा अगर माध्यम हम लेते हैं तो टेलीविज़न हो जाता है दृश्य माध्यम। तो हम ये मानते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनने योग्य। तो जो देश की जनता निरक्षर है, जो पढ़ना नहीं जानती, जो पढ़ाई लिखाई से वंचित रही है अभी तक, वे भी रेडियो के माध्यम से सूचनाओं को, भावनाओं को, समाचारों को सुन सकते हैं, और रेडियो की पहुंच उन तक है। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई। आज आप देखते हैं कि शहरों में कई एफएम के चैनल्स हैं, और जब से एफएम की शुरुआत हुई है तब से कई निजी कंपनियों ने मिलकर तरह तरह के रेडियो के चैनल्स बनाए हैं, जिनसे जनता को बहुत अधिक लाभ हुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं टेलीविज़न पर। टेलीविज़न हम सबके घरों में है, और भारत में टेलीविज़न की विधिवत शुरुआत जो हुई थी वह 1965 में हुई, और इसे दूरदर्शन का नाम 1976 में दिया गया, और 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन सभी 1997 तक सरकारी नियंत्रण में थे, और 1997 में प्रसार भारती नाम का एक एक्ट पास हुआ, और उस एक्ट के पास होने पर कई निजी चैनल्स ने भारत में टीवी चैनल्स खोले, जिनमें अगर आरंभिक दौर के निजी चैनल्स की बात करें तो जी टीवी सबसे पहले खुलने वाले टीवी चैनल था, जो कि निजी था, जो कि सरकार के नियंत्रण से बाहर था, और जो उसका निर्माण किया गया था, उसका जो प्रसारण होता था, वह एक निजी चैनल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, बहुत सारे नए चैनल्स तब खुले जब खाड़ी युद्ध हुआ। खाड़ी में बहुत बड़ा लंबा युद्ध हुआ था 1991 में, तो बहुत सारे निजी चैनल्स आए, और उनमें स्टार का चैनल सबसे अधिक प्रमुख रहा। आज हम देखते हैं कि हमारे टीवी में दूरदर्शन के अलावा, जो कि भारत की सरकार के नियंत्रण में है, वह एक सरकारी चैनल है, उसके अलावा 200 से भी अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं। तो इन चैनल से हमें तरह तरह के समाचार, तरह तरह के मनोरंजन के साधन, तरह तरह के गीत, फिल्में, खेल से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, और आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्वयं प्रभा, ये तो NCERT का चैनल है जो कि पढ़ाई का काम भी करवा रहा है। तो टेलीविज़न हमारी ज़िंदगी का आज एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, ये हमें समझना होगा। आइए, इससे पहले कि मैं सिनेमा की ओर चलूं, आपको ले चलती हूँ एक और वीडियो की ओर, जो हमें टेलीविज़न की यात्रा के बारे में बताएगा।
बच्चों, इस तरह का बड़ा टेलीविज़न हुआ करता था। ऐसे बड़े बड़े टेलीविज़न शायद आपने अपने घरों में, अपने ऐसे घर जो काफ़ी पुराने पहले के बने हुए हैं, वहाँ देखे होंगे। और जब ये टेलीविज़न चलते थे, मैं ये आपको दृश्य ज़रूर दिखाना चाहूँगी। पूरे गांव में, पूरी कॉलोनी में एक टेलीविज़न होता था। गांव में तो चौपाल पर लगा दिया जाता था टेलीविज़न, और सब लोग कार्यक्रम को देखा करते थे मिलजुल कर। ये देखिए, ये भी एक बड़ा सा टेलीविज़न है। पहले लकड़ी के ढक्कन वाला भी टेलीविज़न आता था, और सबसे पहले जॉन लॉगी बैर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। इनका नाम एक बार हम फिर से नोट कर लेते हैं, जॉन लॉगी बैर्ड। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया 1925 में। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न का रूप रंग बदलता रहा, बाहरी तौर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी उसकी टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदलती रही। टेलीविज़न आरंभ में जब आया तो लोगों के लिए बहुत ही रोमांच का ये विषय था कि हम कुछ देख रहे हैं जो कि फिल्म के रूप में हमें टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है। पहला टीवी स्टेशन जो आरंभ हुआ वह न्यूयॉर्क में था। 1900 आप देख सकते हैं 28 में न्यूयॉर्क यूएसए में पूरे संसार का पहला टीवी स्टेशन आरंभ हुआ। और इसके आरंभ होने से ही न केवल अमेरिका में, देखिए बीबीसी न्यूज़ यहाँ दिख रहा है आपको। बीबीसी का अर्थ होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यानी इंग्लैंड। तो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे जितने समृद्ध देश थे, जो विकसित देश थे, उनमें टेलीविज़न का आरंभ, लोगों ने टेलीविज़न को देखना आरंभ कर दिया। इसके बाद कई तरह तरह के अलग अलग साइंटिस्ट आए, कई अलग अलग तरह के वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपनी अपनी तरह से टेलीविज़न को संवारा और नए नए रूप में दिया। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि दिल्ली में 15 सितंबर सन 1959 को ऑफिशियल लॉन्च हुआ किसका, टेलीकास्ट का। पहली बार टेलीकास्ट किया गया, पहली बार हवा में, वायु में, अंतरिक्ष में प्रसारण हुआ। तो अब ये अभी तक जो टेलीविज़न चल रहा था ये ब्लैक एंड वाइट था। अब कलर टेलीविज़न का समय आ गया, लेकिन बाहरी रंग रूप आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। अभी भी टेलीविज़न का साइज, उसका रूप रंग इतना चौड़ा बड़ा है। फिर उसके बाद रिमोट कंट्रोल वाले टेलीविज़न आने लगे। रिमोट कंट्रोल वाले जब टेलीविज़न आए तो टेलीविज़न की प्रसिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद कैथोड रे ट्यूब के आने लगे। इससे टेलीविज़न के अंदर जो चित्र आते थे वो बहुत स्पष्ट आने लगे। और आज तो हम जानते हैं कि एलसीडी और एलईडी इस रूप में हमारे घरों में टेलीविज़न आ चुके हैं, और इन टेलीविज़न्स पर हम तरह तरह के कार्यक्रम देखते हैं और हम उन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं। टेलीविज़न अपने आप में न केवल कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि इसके साथ साथ लाइव कार्यक्रम, हम टेलीविज़न के अलावा रेडियो पर भी लाइव प्रसारण सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न पर हम लाइव प्रसारण देख सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम कहीं भी संसार में हो रहा हो, आज हम उसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और जब हम किसी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते हैं तब हमें यह विश्वास होता है कि वास्तव में यह कार्यक्रम सही ढंग से हो रहा है। तो चाहे यहाँ इलेक्शंस की बात की गई है, चाहे खेल की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने उन्होंने कार्यक्रमों को लॉन्च किया है। अभी परीक्षा पे चर्चा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले गंदगी मुक्त भारत पर उन्होंने चर्चा की थी। तो जो भी लाइव कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी लाइव कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण हम आप सभी टेलीविज़न के माध्यम से देख सकते हैं। टेलीविज़न की एक खूबी और होती है, एक खूबी और ये है कि हम सबके घरों में टेलीविज़न है। टेलीविज़न क्योंकि हमारे घर तक पहुंचता है, इसलिए टेलीविज़न पर जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो कुछ भी सुनाई देता है हमें, वह हमारे हृदय पर, हमारे दिमाग पर ज़्यादा छपता है, उसका असर हम पर ज़्यादा होता है। तो बच्चों, वापस चलते हैं हम अपने पाठ पर, और हमारे पाठ का जो हिस्सा अभी बाकी है वह है सिनेमा। मैं जानती हूँ आप सबको
बहुत ज़्यादा सिनेमा से लगाव होगा, आप फिल्में देखना पसंद करते होंगे, सभी के कोई ना कोई हीरो हीरोइन फेवरेट होंगे, उनको आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते होंगे, उनकी फिल्मों को देखना आपको पसंद होगा। तो आइए इन सभी बातों से मिल करके हम आरंभ करते हैं सिनेमा के बारे में चर्चा। तो सिनेमा परोक्ष रूप से, परोक्ष यानी प्रत्यक्ष नहीं, आंख के सामने नहीं, बहुत कुछ तैयार रहता है सिनेमा के लिए, कुछ भी लाइव नहीं होता सिनेमा में, ये बात आपको समझनी होगी। जैसे मैंने कहा टेलीविजन में लाइव भी हो सकता है, सिनेमा में लाइव नहीं हो सकता। जो रीलें तैयार हैं उन्हीं रीलों को दिखाया जाता है। पहले रील के रूप में तैयार होता था, पहले गाड़ियां भर भर के रील आती थी बन करके, और उसको पिक्चर हॉल में पीछे एक बड़ी सी खिड़की होती थी, उसके पीछे से रोशनी आती थी, उस रोशनी के सामने उस रील को चलाया जाता था, और जो सामने पर्दा होता था सिनेमा हॉल का, पिक्चर हॉल का, उसमें वो पिक्चर दिखती थी। लेकिन आज समय बदल गया है, आज हम विज्ञान की इतनी प्रगति कर चुके हैं कि हम जो पीवीआर में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, आप अभी आजकल तो बंद चल रहा है सब कुछ, लेकिन आपने उससे पहले ज़रूर पीवीआर में जाकर कोई फिल्म देखी होगी, तो वहाँ पर ये आपको खिड़की और रील का चलना और ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आज समय बदल गया है। आज हम जो पीवीआर में सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वह सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से हमें दिखाई जाती है, और उपग्रह के माध्यम से जब कोई फिल्म दिखाई जाती है तो उसके लिए किसी रील की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिनेमा शुरू करते हैं। सिनेमा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। अब मैं आती हूँ, सिनेमा कैसे सूचना देने का काम करता है, ये मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए। सिनेमा तो सिनेमा होता है, वो तो फिल्म होती है, वो हमें सूचित क्या करती है? बताइए, किसको समझ आता है कि सूचना क्या देती है? हाँ जी, घटनाओं के बारे में। अच्छा, आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है? अभी शकुंतला देवी आई, आपने देखी किसी ने? नो मैम। किसने ट्रेलर देखा था। ट्रेलर। अच्छा, तो ट्रेलर देखने पर आप ये बताइए मुझे कि आपको कोई सूचना मिली? यस मैम। क्या मिली? यस मैम। क्या मिली? मैम शकुंतला देवी बहुत अच्छी मैम, मैथमेटिशियन, कैलकुलेशन में बहुत अच्छी थी, में बहुत अच्छी थी। तो ये सूचना किसने दी आपको? मूवी ने दी। मूवी का मतलब सिनेमा, हम हिंदी में उसे सिनेमा नाम से लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगली बात पर आते हैं, ज्ञान। कोई फिल्म क्या हमें ज्ञान दे सकती है? ज्ञान तो किताबों में होता है, ज्ञान तो इंटरनेट पर होता है, लेकिन हम अगर कहें कि सिनेमा से हमें ज्ञान मिला, तो कैसे मिलेगा ज्ञान? कोई फिल्म आपने देखी जो आपको ज्ञान देती हो? मैम वो छिछोरे। बहुत बढ़िया। तो मैम जैसे ऐसी कोई सी हाँ, बोलो 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 बेटा। मैम ऐसी कोई सी पिक्चर्स होती है जो बायोपिक होती हैं, वो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं। मूवीज जैसे अटैक 26/11 जो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं था। मूवी होती क्या है, ना पता था अटैक के बारे में। उसके बारे में मुझे पता चला था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो एक तरफ तो सूचना मिल रही है हमें, मतलब हम, जैसे मैंने कल रात को देखी फिल्म गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, कल ही मैंने देखी है, अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई। तो गुंजन सक्सेना, हम तो ये मानते हैं, मैं भी कल तक ये मानती थी कि सारे जितने लोग कारगिल के युद्ध में गए और जिन्होंने उस पहाड़ी को जीता, टाइगर हिल को जीता, वो सारे पुरुष थे। लेकिन पहली बार मुझे भी पता चला कि एक लड़की भी थी वहाँ, और वो लड़की सिर्फ केवल एक लड़की ही नहीं थी, वो एयरफोर्स की पहली लेडी पायलट थी। ये सूचना, ये ज्ञान मुझे उस फिल्म को देखने से मिला। और वो पहली लड़की थी जिसने एयरफोर्स ज्वाइन किया था एज पायलट। और वो किस तरह से जो सैनिक हताहत हो जाते थे उस हिल के आसपास जहां भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, किस तरह से बाद में फिल्म में बताया गया, बाद में जो असली गुंजन सक्सेना है उसको भी दिखाया गया, और ये बताया गया कि 40 बार उसने रेस्क्यू ऑपरेशन किए। रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब हुआ जो सैनिक घायल हो गए उनको वो जा कर के लेकर आई और वापस बेस पर लेकर आई।
और युद्ध के बीच में जहाँ गोलियाँ चल रही हों, जहाँ बम फोड़े जा रहे हों, जहाँ पर मिसाइल्स चल रही हों, उनमें वो पहली लड़की थी जिसने एयरफोर्स ज्वाइन किया था एज पायलट। तो ये मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। तो आप भी बहुत सारी फिल्में ऐसी देखते होंगे। अभी आपने कहा छिछोरे, छिछोरे से क्या ज्ञान मिला आपको? मैम उसमें एक डायलॉग था कि आप फेल हो जाएं तो आपको कोई नहीं बताता आपको क्या करना है, बिल्कुल। और आप पास हो जाएं तो उसमें आपको पार्टी और ये सब मिलती है। हाँ, तो हमारे पास अपने जीवन को जीने के 2 प्लान होने चाहिए। प्लान ए, अगर हम जीत गए तो हम क्या करेंगे, और प्लान बी, अगर हम हार गए तो हम क्या करेंगे। जीत गए तो दुनिया आ जाती है बधाई देने के लिए, और हार गए तो रोने के लिए कंधा नहीं मिलता है। कोई आप पर व्यंग्य तो लोग कस देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से आपकी मदद नहीं करेंगे आपको उस चीज से बाहर निकालने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया ये आपने बात बताई। अब हम आते हैं संदेश। फिल्में कैसे संदेश देती हैं, बताइए। फिल्में संदेश कैसे दे सकती हैं? अच्छा, किसी ने वो देखी है फिल्म? हाँ, बोलो 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 बोलो, बोलिए बेटा। मैम फिल्म की स्टोरी से। नहीं तो मुझे कोई फिल्म का नाम लेके संदेश बताइए। मैम थीम टॉयलेट है जैसे। हाँ, बिल्कुल सही। टॉयलेट एक प्रेम कथा, उस कहानी से आपको क्या संदेश मिला? मैम मतलब शौचालय वगैरह बनाए बाहर बिल्कुल, वगैरह और साफ सफाई रखी है आपने तरफ। बहुत अच्छे। तो एक तरह से आप ये देखिए कि भारत में 2014 में जो स्वच्छता अभियान आरंभ हुआ, उसको और बढ़ाने में, उसका प्रचार और प्रसार करने में टॉयलेट एक प्रेम कथा कहानी ने, इस सिनेमा ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हाँ या ना? यस मैम। निभाई ना? यस मैम। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ऐसी तमाम फिल्में हैं बेटा। आप जब फिल्म देखते हैं तो हम केवल मनोरंजन नहीं करते हैं अपना, वो हमें बहुत सारी चीजें सूचित करती हैं। और मैं आप सबसे कहूंगी, अगर आपको समय मिले और आपके पास साधन हो तो आप गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ये फिल्म जरूर देखिएगा। बड़ी प्यारी फिल्म है, 1.5 घंटे की मात्र फिल्म है। और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, उनमें से एक फिल्म ये है। और हम खास तौर पर लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से इस फिल्म में गुंजन के पिताजी के द्वारा प्रयास किया गया है, या आप फैमिली के साथ मिल के देखें तो आपकी फैमिली में भी एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी आएगी कि बच्चे ये भी कर सकते हैं। और कभी इस कल की फिल्म जो मैंने देखी उससे ये भी सीख मिलती है कि कभी किसी को जो निराशा में हम निराशा का भाव दूसरों को दिखाते हैं, इससे लोग हतोत्साहित होते हैं, वो हतोत्साहित हमें किसी को नहीं करना चाहिए। तो एक प्रकार से सिनेमा सूचना भी देता है, ज्ञान भी देता है और संदेश भी देता है। बच्चों, सिनेमा का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया और 1883 में 1883 में जो ये मिनेटोस्कोप की खोज हुई, उसी के साथ सिनेमा की खोज हुई। और फ्रांस में पहली फिल्म बनी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये नाम आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1894 में 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी जो फ्रेंच भाषा में थी। फ्रांस में बनी तो फ्रेंच भाषा में थी। भारत में पहली मूक फिल्म, अब इस मूक को समझना होगा। मूक फिल्म का मतलब होता है इसमें डायलॉग्स नहीं थे, कोई पात्र किसी से बोलता नहीं था कुछ, केवल इशारों से, केवल संकेतों से अपनी बात को कहता था। और बच्चों, इस फिल्म की एक मजेदार बात ये थी कि इस फिल्म में जितने स्त्रियों के पात्र थे, महिलाओं के जितने पात्र थे, वो सब भी पुरुषों ने निभाए थे। और ये बनी थी 1913 में और इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये आप याद रखेंगे। इसको बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है और इसी वजह से आज भारत में सिनेमा के जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के को सम्मानित करने के लिए। तो ये फिल्म है पहली 1913। अब इसको याद करना बड़ा आसान है क्योंकि 1931, देखिए इधर 1 और 3 है, इधर 3 और 1 है। तो 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी। बोलती फिल्म का मतलब होता है जिसमें डायलॉग्स होते हैं,
जिसमें लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ी मज़ेदार बात है। मज़ेदार बात यह है कि उस समय डायलॉग कहानी की तरह नहीं, गद्य की तरह नहीं, कविता की तरह बोले जाते थे। और कभी आपको मौका मिले या मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आलम आरा थोड़ा सा 5-10 मिनट आपको उसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। आज मैं ढूंढ नहीं पाई, थोड़ा समय का कमी थी समय की। तो आलम आरा ये फिल्म बनी जो कि बोलती फिल्म थी, जिसमें डायलॉग्स थे, और जो 1931 में बनी। बच्चों, आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा बहुत अधिक विस्तार हुआ। भारतीय सिनेमा का एक और इन्होंने सामाजिक यथार्थ यानी सामाजिक सच्चाई के बारे में बताया। जैसे आरंभिक फिल्मों में हम देखते हैं तो आनंद मठ नाम की, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, कई उसमें फिल्मों का जिक्र है। आनंद मठ नाम की जो फिल्म थी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस उपन्यास को लिखा था और उस पर आधारित एक फिल्म बनी थी जो आज़ादी की लड़ाई के बारे में थी। तो आज़ादी की लड़ाई के बारे में जब ये फिल्म बनी, इसी फिल्म में वंदे मातरम गीत भी था। तो उससे लोगों के अंदर देश को आज़ाद कराने की भावना जागी, और देश की आज़ादी के बाद मदर इंडिया जैसी, 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्में बनी, जिन्होंने देश की सच्चाई को सारी दुनिया के सामने रखा। और आप जानते हैं कि मदर इंडिया की एंट्री तो ऑस्कर अवार्ड के लिए भी हुई थी। और आज के समय में हम देखते हैं कि फिल्मों का उद्देश्य पैसा कमाना है। फिल्में बनाई इसीलिए जाती हैं कि पैसा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। कभी आप सुनते होंगे कि 100 करोड़ का बिजनेस किया, कभी आप सुनते होंगे 200 करोड़ का बिजनेस किया। और अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जो उनकी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई है, ऐसा आंकड़े कहते हैं कि उस फिल्म ने 2000 करोड़ का बिजनेस किया। तो बिजनेस आज बहुत महत्वपूर्ण है फिल्मों के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, केवल व्यावसायिकता को ही सिनेमा ने नहीं अपनाया है। आज भी बहुत ऐसी फिल्में बन रही हैं जिन फिल्मों को देखकर हम सच्चाई के बहुत अधिक नज़दीक पहुँचते हैं। ये फिल्में मेन स्ट्रीम की फिल्में नहीं होती हैं, ज़्यादातर लोग इनको नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो इन्हें देखना पसंद करता है। भारत में आज 800 से भी ज़्यादा फिल्में बनती हैं। भारत की फिल्में हिंदी हो या अन्य सभी भाषाओं में फिल्में बनती हैं, आप जानते हैं। जैसे बॉलीवुड है भारत में हिंदी फिल्मों का केंद्र, ऐसे ही टॉलीवुड है, मॉलीवुड है, और न जाने कितने वुड हैं। हॉलीवुड की तर्ज पर ये नाम रखे गए हैं। तो बहुत सारे वुड हैं, ये टॉली, मॉली, बॉली जो भी हैं, ये सब अलग अलग भाषाओं की फिल्में बनाते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो तेलुगु, तमिल, मलयाली, कन्नड़, अनेक भाषाओं में फिल्में बनती हैं। उत्तर भारत की ओर देखें तो राजस्थानी और भोजपुरी का जिक्र विशेष तौर पर करना चाहूँगी कि भोजपुरी फिल्मों ने आज बड़ी धूम मचा रखी है। अगर हम उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं तो पंजाबी फिल्मों ने बड़ी धूम मचा रखी है। और इसके अलावा बंगाल तो हमेशा से भारत की संस्कृति का केंद्र रहा है, तो भारत की बहुत सारी अच्छी फिल्में, और शुरुआत में तो ज़्यादातर अच्छी फिल्में बंगाल में ही बनती थी, क्योंकि बंगाल से ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आए थे मुंबई, जिनमें मैं एक नाम लेना चाहूँगी, सत्यजीत रे का। सत्यजीत रे एक ऐसे फिल्मकार रहे, एक ऐसे डायरेक्टर रहे जिनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली ने न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में अपना झंडा गाड़ा था। और आज भी सिनेमा की दृष्टि से देखना है अगर, तो लोग उसको इसलिए देखते हैं कि सिनेमा फिल्म कैसे बनाई जाए, ये किस किस तरह से उन्होंने इस फिल्म को बनाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों, आपके आरोह भाग 1 में एक पाठ था जो कि अब नहीं है, उसका नाम था अपू के साथ 2.5 साल, और उस पाठ को सत्यजीत रे ने लिखा था। और सत्यजीत रे ने जो ये पाठ लिखा था, इसमें पथेर पांचाली के निर्माण के बारे में लिखा था। तो बच्चों, मैं और बात को न बढ़ाते हुए आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो सिनेमा से संबंधित है, जो मैंने आपके लिए आज ही डाउनलोड किया है। और इसके साथ ही, क्योंकि समय हो गया है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी क्लास खत्म होने के बाद उपस्थिति के लिए आपको एक गूगल फॉर्म डालूंगी हमेशा की तरह।
जो बच्चे वीडियो से नहीं जुड़ पाते हैं, ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं किसी भी वजह से, वे भी उस फॉर्म को इसलिए भरेंगे क्योंकि मैं PDF भी डालती हूँ आपका, जो मैं डाल चुकी हूँ, आज तो पहले ही डाल दिया था, और ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसको भी मैं आपके लिए डालती हूँ, जिससे कि बच्चे को लाइव क्लास मिस होने के बाद भी ऐसा न लगे कि उसकी पढ़ाई कहीं मिस हो गई है। तो पहली बात, आप गूगल फॉर्म भर देंगे। दूसरी बात, कल शाम को कल शाम या परसों शाम कर लेते हैं, परसों शाम को मैं आपको सिनेमा, फिल्में और रेडियो के विषय में एक प्रश्नोत्तरी दूंगी, और अगर मैं जल्दी बना लूँगी प्रश्नोत्तरी तो परसों मैं दिन में भी दे सकती हूँ। आप उसे कर लीजिएगा और अच्छी तरह करिएगा, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और जो इस बार कहीं नाम वाम में गड़बड़ हुई है, जहाँ क्लास नहीं लिखी, कुछ ऐसा रहा है, वो सब मत करिएगा, उस टेस्ट को दीजिएगा। तीसरी बात, आत्मनिर्भर भारत के निबंध को अभी आप अपलोड कर दीजिएगा इस क्लास के बाद। आइए उस वीडियो को देखते हैं जिसमें भारतीय सिनेमा के उदय के बारे में बताया गया है। बच्चों, ये कई फिल्मकार और कई नायक नायिका फिल्मी जगत के हैं जिनके चेहरे आप देख रहे हैं। सबसे पहले फिल्मों के बारे में चर्चा हुई फ्रांस में, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फ्रांस में जैसे ही फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ, वॉटसन होटल में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ। और आप देख रहे हैं, मैं यहाँ रोक रही हूँ एक सेकंड के लिए, आप देखिए, ये पीछे से यहाँ खिड़की से रोशनी आ रही है। यहीं पर एक जो रोल था वो लगा रहता था, रोल बार बार बदलना पड़ता था। लंबी होती थी फिल्में, पहले 3-3, 4-4 घंटे की भी फिल्में होती थी, तो रोल यहाँ लगा रहता था। ये खिड़की जैसे एक ऊपर कमरा भी होता था, उसकी खिड़की है, और ये यहाँ पर लाइट पड़ती थी, यहाँ पीछे पर्दा होता था, इस पर्दे पर लाइट पड़ती थी और फिर पर्दे पर फिल्म दिखाई देती थी। ये राजा हरिश्चंद्र का सीन है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें ये पहली फिल्म थी, ये दादा साहब फाल्के हैं, और इसमें जितने स्त्रियों के कैरेक्टर्स हैं ये भी पुरुषों ने निभाए थे। आप देख सकते हैं कि कितना अजीब आपको लग रहा होगा कि कैसा मेकअप है, किस तरह का गेटअप है, लेकिन उस समय क्योंकि आरंभिक फिल्म थी, पहली फिल्म थी, तो जितना भी किया गया वो बहुत अच्छा था। इसके बाद आलम आरा, ये पहली बोलने वाली फिल्म थी। इसका आपको पोस्टर कलर्ड दिख रहा है, लेकिन ये कलर्ड नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट थी। और ये कुछ फिल्में हैं जो रीजनल या प्रादेशिक फिल्में हैं। इसके बाद ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का दौर चलता रहा। 1955 के आसपास फिल्में, यहाँ पर मैं रोकूंगी आपको क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म के बारे में यहाँ ये चित्र है जो कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैं कह रही थी कि 1955 के आसपास फिल्में कलर्ड होने लगी, और मुगले आजम एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत लंबे समय से बन रही थी, उसमें भी कुछ गाने कलर्ड थे, बाकी सारी फिल्म वो ब्लैक एंड वाइट थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को भी कलर्ड करके उनका दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, जिसमें मुगले आजम का मैं नाम ले चुकी हूँ। मुगले आजम में पहले केवल एक गाना या 2 गाने उसमें कलर्ड थे, अब पूरी फिल्म आप कलर्ड देख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की प्रगति के कारण हमने ये जाना है कि हमने ब्लैक एंड वाइट फिल्म को किस प्रकार से कलर्ड कर दिया है। हाँ, मैं इस फिल्म के बारे में आपसे कह रही थी, ये फिल्म है 2 बीघा ज़मीन। 2 बीघा ज़मीन फिल्म जब रिलीज हुई है, उसने भारत में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचाई है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय का, जिनको मैंने अभी सत्यजीत रे भी कहा था। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों का आरंभ किया बंगाल से। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र है उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पांचाली का चित्र, जिसने न केवल भारत में, पहले वह बंगाली में बनी, उसके बाद उसके सबटाइटल्स इंग्लिश में आए और फिर वो हिंदी में भी उसका रूपांतरण हुआ। तो ये फिल्म ऐसी थी जिसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धूम मचाई। यहाँ आप बहुत सारे सिंगर्स के नाम देख रहे हैं। मदर इंडिया के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। मुगले आजम, प्यासा, श्री 420,
ये शुरुआती दौर की ऐसी फिल्में हैं जिनको आज भी याद किया जाता है और आज भी इनके विषय में लोग जब बात करते हैं अच्छी फिल्मों की तो इनके बारे में हम बात किया करते हैं। तो बच्चों, आज हम ये पढ़ाई कर चुके हैं। आज की हमारी जो तीनों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम थे, पहला रेडियो जो कि एक श्रव्य माध्यम है, दूसरा टीवी जो एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है, और तीसरा सिनेमा जो परोक्ष रूप से हमारे सामने सूचनाओं को, ज्ञान को और तरह तरह के विषयों को लेकर आता है। ये भी एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। इसी के साथ आपकी कक्षा मेरी ओर से समाप्त होती है। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछिए बेटा। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही सलोनी। अपलोड कैसे करना है, वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ। पैराग्राफ। ठीक है, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर मैं बताती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। मैम, जो माय